हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, लॉकडाउन का अच्छे से बेनिफिट यूज कर रहे होंगे और अपने घर पर ही होंगे क्योंकि स्टे सेफ स्टे होम। तो लास्ट हमने काफी सारी वीडियोस के अंदर क्लास 8, 9, 10th की मैथमेटिक्स को काफी अच्छे से डिस्कस किया था। तो चलिए आज देखते हैं कि आज कौन सा टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं और कौन सी क्लास के टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, वो भी अच्छे तरीके से। तो बिना देर के चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने जो है कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के बारे में काफ़ी अच्छे से पढ़ा था। उसके जो इमेज फॉर्मेशन थे कि उनसे इमेज किस टाइप से बनती है, कहाँ पे फोकस पे बनती है ना, तो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। उसके बाद हमने इसके यूजेस देख लिए थे कि कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर कहाँ कहाँ यूज़फुल होते हैं, कहाँ कहाँ इनका इस्तेमाल होता है। उसके बाद में हमने थोड़ा सा स्पेरिकल मिरर के साइन कन्वेंशन देख लिए थे कि अगर कॉन्वेक्स मिरर लिया जाए या कॉनकेव मिरर लिया जाए तो कौन से साइन किस टाइप से यूज़ होंगे, एफ का साइन क्या होगा, यू का क्या होगा, आर का होगा, जो इमेज हमारी रेडी होगी उसका साइन क्या होगा। उसके बाद अपन डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर मिरर फॉर्मूला को, कि मिरर फॉर्मूला जो होता है 1/v + 1/u = 1/f, ये किस तरीके से ड्राइव होता है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपने पास आता है मिरर फॉर्मूला। देखो मिरर फॉर्मूले के अंदर हमें 3 चीज़ों की नीड होती है, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना मिरर फॉर्मूला और मिरर क्या होता है, स्पेरिकल मिरर ही होते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो यहाँ पर हम जो डेरिवेशन है वो स्टार्ट कर रहे हैं कौन से मिरर को लेकर, कॉनकेव मिरर को लेकर, ठीक है। तो सबसे पहले अपने पास जो चीज़ होती है, एक तो होती है यू, वी और एफ, ठीक। पहला होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। पोल से अगर मैं कोई भी डिस्टेंस, देखो हमने एक चीज़ डिस्कस करी थी कि सारी जो डिस्टेंस होती है वो मेजरमेंट कहाँ से होता है, पोल से। हम पोल को एज अ ओरिजिन ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो U से भी वही मेजर होगा, V भी वहीं से ही मेजर होगा और फोकस भी हमारा वहीं से ही मेजर होगा। तो सबसे पहले तो आता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल इज U, ठीक है भैया। अगर मैं बात कर लेता हूँ, कोई भी मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसकी पॉइंट P से जो डिस्टेंस होगी वो कितनी है, U। मेरी जो इमेज रेडी हो रही है उसकी डिस्टेंस कितनी है, V। और जो मेरा फोकस लेंथ है, ठीक है, वो क्या है, F है। और इन तीनों में जो रिलेशन आता है वो होता है 1/v + 1/u = 1/f, जिसे हम बोलते हैं मिरर फॉर्मूला, जैसा कि आपके यहाँ पे सामने भी है, ठीक है। उसके बाद अपने पास आता है कि दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर ऑल स्पेरिकल मिरर। ये फॉर्मूला जो है वो सारे के सारे स्पेरिकल मिरर्स के लिए वैलिड है। इसका मतलब चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, कोई सा भी आप मिरर यूज कर लो, फॉर्मूला यही रहेगा। वाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, इसके ऊपर जब हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, व्हेन वी पुट वैल्यूज ऑफ v, u एंड f, r, तो हमें वैल्यूज रखनी है किसकी, u, v, f और r की, लेकिन देन वी यूज प्रॉपर साइन ऑफ u, v, f, r, ठीक है। हमें इन सब के वहाँ पर क्या यूज करना है, साइन यूज करना है। एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी हम इसके क्वेश्चन करेंगे तब हमें u, v, f, r, ये जो 4 चीजें हैं, इन चारों को प्रॉपर साइन के अंदर मेजर करना है, ठीक है। अब साइन में आप तभी मेजर कर पाओगे, यानी प्लस माइनस आप तभी दे पाओगे जब आपने स्पेरिकल मिरर के फॉर्मूलाज पढ़ रखे हैं। फॉर्मूलाज कहने का मतलब कि आपने उनके रूल्स अच्छे से पढ़ रखे हो, ठीक है। क्लासरूम के अंदर हमने काफ़ी अच्छे से उनको डिस्कशन किया है लास्ट क्लास के अंदर, है ना। एज पर द कार्टेशियन साइन कन्वेंशन और लेट अस ड्राइव इट फॉर अ कॉनकेव मिरर। अब हम कॉनकेव मिरर का यूज़ कर रहे हैं और इसे हम क्या कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, इसे थोड़ा सा इसे और जूम कर लेते हैं। यहाँ पर देखो कॉनकेव मिरर अच्छे से आपको दिख रहा है। कॉनकेव मिरर आपको पता ही है, आउटवर्ड यानी कि बाहर की तरफ से वो कलर होता है, यानी कि पॉलिश किया हुआ रहता है, जबकि इनवर्ट्स जो होता है, जो उसकी इनर सरफेस होती है, वो क्या होती है, रिफ्लेक्टेड सरफेस होती है, ठीक। ए बी, ध्यान से देखना, मैं आपको नेम बोलता जाऊंगा, आपको वहाँ पे फोकस करना है। ए बी है मेरा ऑब्जेक्ट, क्या है, ऑब्जेक्ट। अच्छा, हमने मिरर से जब भी हमने डायग्राम बनाना सीखे थे, इमेज बनाना सीखी थी, तो हमने 3 रूल्स पढ़े थे। फर्स्ट रूल कि जब भी कोई पैरेलल लाइन मिरर के आएगी, कोई भी पैरेलल लाइन जो कि प्रिंसिपल एक्सिस की क्या होगी, पैरेलल होगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से जाएगी, फोकस से, फर्स्ट रूल। सेकंड रूल हमारा ये कहता है कि जब भी कोई लाइन या जब भी कोई रे, है ना, सनरेज की बात कर रहे हैं, जब भी कोई रे हमारे पास आएगी पोल से होगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वहीं से, यानी कि आई और आर का जो एंगल बनेगा वो इक्वल बनेगा। थर्ड रूल हमने ये पढ़ा था कि कोई भी रे अगर सी से जाती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस किसी पे आ जाती है, सी पर आ जाती है, यानी कि रिट्रेस हो जाती है, ठीक। यहाँ पर मैंने डायग्राम में 2 रूल्स यूज़ किए हैं। पहला रूल
कि जो रे है मेरी BM, ध्यान से सुनना, BM एक रे है, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो चली गई MB डैश, कहाँ चली गई MB डैश, एरोज लग रहे हैं, यानी कि पैरेलल लाइन थी, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से जाएगी, ये पहला रूल था। दूसरी लाइन मैंने ली है, ध्यान से सुनना, दूसरी लाइन ली है BO, कौन सी ली है BO, ठीक है, रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ चली गई OB डैश, कहाँ चली गई OB डैश। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, कोई है? कमेंट देखो, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो उस टाइम मैं लाइव होऊंगा, कमेंट के अंदर आपको टाइम टू टाइम वहाँ पे कमेंट भी अपने करते जाने हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए हाथों हाथ आपको कमेंट करना है, मैं उस टाइम लाइव हूँ। मैं आपकी जो वीडियो है, देखिए सपोज 4 बजे अगर आपकी वीडियो अपलोड होती है तो लगभग जितने भी मिनट की वीडियो होगी, 30 मिनट्स या 40 मिनट्स की, उसके बाद में 30 से 40 मिनट तक मैं लाइव रहूँगा, यानी कि मैं आपके कमेंट्स को टारगेट करूँगा। जैसे जैसे आप कमेंट उसमें लिखते जाएंगे, कमेंट बॉक्स का यूज़ करेंगे, कोई भी डाउट होगा या नहीं होगा तो मैं उसका प्रॉब्लम हाथों हाथ सॉल्व करता जाऊँगा, ठीक है। थोड़ा सा अगर मैं जूम की बात करूँ, देखो मैंने आपको रे बता दी, पहली थी BM, रिफ्लेक्ट होने के बाद MB डैश पे चली गई। सेकंड है मेरे पास BO, रिफ्लेक्ट होने के बाद चली गई OB डैश के ऊपर, ठीक। अच्छा, अब उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने M से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। कहाँ से ड्रॉ किया? M से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जिससे मैं डिनोट कर रहा हूँ MN से, जिससे मैं डिनोट कर रहा हूँ किससे? MN से, ठीक। अच्छा, जब भी मेरी दोनों लाइनें रिफ्लेक्ट होने के बाद जहाँ पर मीटअप हो रहा है वो है मेरी इमेज, यानी कि A डैश B डैश मेरी क्या है? इमेज है। A डैश B डैश मेरी क्या है? इमेज, ठीक है। पोल को मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है O से, फोकस पॉइंट मेरा F है, C मेरा कर्वेचर है, ठीक है। H1 जो है वो है AB की हाइट, H1 क्या है? AB की हाइट, और साथ में A डैश B डैश की हाइट कितनी है? H2, ठीक। चलो अब रिलेशन बनाना है U, V और F के अंदर, यानी कि हमें एक ऐसे ट्राइंगल्स चूज करने हैं जिसके अंदर ये तीनों कहीं ना कहीं आपको दिख जाए, ठीक है, जिसके अंदर आपको कहीं ना कहीं दिख जाए। तो सबसे पहले मैंने चूज किया फ्रॉम ट्राइंगल, ले रहा हूँ ABO, ट्राइंगल को ऐसे सेट करते हुए चलना है कि आगे आपको प्रॉब्लम ना हो। ध्यान से सुनना, पहले A लिया है, फिर B लिया है, फिर O लिया है, ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट का टॉप कौन है? B है, B बीच में है, ध्यान रखना। तो सेम टू सेम इसी टाइप से चलना है। A पे 90 डिग्री बन रहा है, परपेंडिकुलर है, ध्यान रखना। AB जो है एकदम स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट ऑब्जेक्ट रखा होता है, बैंड नहीं होता ऑब्जेक्ट, हमेशा ध्यान रखना है। A पे 90 डिग्री बन रहा है, मैंने उस वर्ड को स्टार्टिंग में यूज किया। इसका मतलब मैं दूसरा जो भी ट्राइंगल लूंगा उसके अंदर, जैसे A पे 90 था तो उसी की तरीके से ही कोई एक ऐसा आदमी ढूंढो जिसके ऊपर 90 है। मैंने लिया A डैश B डैश O, ध्यान से सुनना, A डैश B डैश O, ठीक है। A डैश पे 90 है, उसके बाद B डैश आ गया, फिर कौन आ गया? O, यानी कि मेरा पोल आ गया, ठीक है। ट्राइंगल भी मुझे उसी हिसाब से अरेंज करते हुए चलने, ध्यान रखना, ठीक। चलो अब सबसे पहले देखते हैं। अच्छा, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी के रूल्स पढ़े, थोड़े से यहाँ पर मैथमेटिक्स पोर्शन आएगा, आपने 9th क्लास में या फिर 8th में हल्का फुल्का आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। कॉन्ग्रुएंसी या फिर सिमिलैरिटी के रूल्स क्या होते हैं, देखो सबसे पहले क्या कुछ इनमें कॉमन आ रहा है? कुछ कॉमन है, देखो क्या है? BOA, एंगल BOA इक्वल है किसके? A डैश O B डैश, किसके इक्वल है? A डैश O B डैश, क्योंकि हमें पता है एंगल I इक्वल होता है किसके? एंगल R के। ध्यान से देखो, BO जो लाइन है, BO रिफ्लेक्ट होने के बाद OB डैश बन गई, और हमारा रूल यही कहता है कि कोई भी लाइन अगर पोल पे आ रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो I और R का एंगल जनरेट करती है, ठीक। पहली चीज तो ये मेरे सामने आ गई कि BOA इक्वल है A डैश O B डैश, यानी कि I इक्वल है R के, पहला एंगल इक्वल निकल गया। दूसरा ढूंढो, कोई दूसरा है क्या? बिल्कुल है, BAO, क्योंकि A पे क्या बन रहा है? 90 बन रहा है। इसी टाइप से B डैश A डैश O, B डैश A डैश O, तो A डैश पे भी कितना आ गया? 90 डिग्री का, ठीक है। अब हमेशा ध्यान रखना, देखो तीसरा एंगल मैंने लिख रखा है रिमेनिंग एंगल, मतलब सिमिलैरिटी का एक रूल होता है कि अगर आपके दो ट्राइंगल्स के अंदर कोई भी दो एंगल कॉमन है तो तीसरा हमेशा और अपने आप ही क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर कभी भी दो एंगल किसी ट्राइंगल के अंदर कॉमन आ रहे हैं
तो वहाँ पर सिमिलैरिटी का रूल लग जाता है, वहाँ पर प्रॉपर्टी लगती है ए या जिसे बोला जाता है ट्रिपल ए रूल। क्या बोला जाता है? ट्रिपल ए रूल। मैं थोड़ा सा इसे जूम आउट कर देता हूँ, जूम इन कर देता हूँ, देखो तो यहाँ पे रूल कौन सा लगा दिया? ए लगा दिया, ठीक। तो ट्राइंगल ए बी ओ सिमिलर हो गया, बीच में आप डिफरेंस वाला जो साइन देख रहे हो सिमिलैरिटी का साइन है, ठीक है। ट्राइंगल ए बी ओ सिमिलर है किसके? ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ के। किसके सिमिलर है? ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ के, ठीक। अच्छा, अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि जब भी आप ट्राइंगल चूज करोगे तो अच्छे से ट्राइंगल को चूज करना है, क्योंकि जब भी हम रूल लगाते हैं ना उसके बाद में हमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब देखो कैसे कैसे, देखो थोड़ा सा जूम करते हैं, देखो यहाँ पे ध्यान से, ट्राइंगल ए बी ओ सिमिलर आया किसके? ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ के, ठीक। इसका मतलब ये स्टार्टिंग की 2 डिजिट लो, मैंने लिया ए बी अपोन में ए डैश बी डैश, स्टार्टिंग के 2 तो दूसरे ट्राइंगल के भाई स्टार्टिंग के 2, फिर मैंने लिए लास्ट के 2 यानी कि बी ओ अपोन में बी डैश ओ, फिर क्या आ जाएगा? ए ओ अपोन में ए डैश ओ, ठीक। अच्छा, ये क्या चल रहा है? ये कहाँ से है? ये आए हैं सिमिलैरिटी के। जब भी हम सिमिलैरिटी का रूल पढ़ेंगे तो सिमिलैरिटी यही बताती है, क्या बताती है कि दोनों ट्राइंगल्स में जब सिमिलैरिटी आ जाए, जब उनमें चीज़ें कॉमन आ जाएं, तो होता क्या है कि उनकी साइड का जो रेशो होता है ना वो इक्वल होता है। साइड का रेशो हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है। रेशो की बात कर रहा हूँ, मैंने ये नहीं बोला कि साइड आपस में इक्वल होंगी, सिर्फ रेशो इक्वल होता है, ठीक है। ये रेशो है, मेरा ध्यान रखना, ठीक। अच्छा चलो, अब एक बार थोड़ा सा डायग्राम के अंदर थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। देखो थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ, ध्यान से देखना, एक बार थोड़ा सा फोकस करना। यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है ए ओ, एक बार डायग्राम में देखना ए ओ क्या है। ए ओ क्या है? क्या ए ओ मेरी डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की? क्या ए ओ मेरी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है? बिल्कुल है। और डिस्टेंस को हमने किससे शो किया था? यू से। ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस थी वो क्या थी? यू। अपोन में देखो ए डैश ओ, ए डैश ओ को ध्यान से देखो, क्या ये मेरी इमेज की डिस्टेंस है? क्या ये मेरी इमेज की डिस्टेंस है? तो क्या बनेगा? अपोन में वी। अब बात ये कि माइनस आया कहाँ से? जब हमने स्पेरिकल के कुछ रूल्स पढ़े थे तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि मिरर के लेफ्ट साइड में, ध्यान से सुनना जिसने रूल्स नहीं पढ़े, कोई बात नहीं, वापस बता रहा हूँ, मिरर के लेफ्ट साइड में जितना भी पोर्शन होगा उसमें जो भी आदमी बैठा है उसे लोगे नेगेटिव, और मिरर के राइट साइड में जो भी आदमी बैठा है उसे क्या लोगे? पॉजिटिव। क्या लेंगे? पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये हुआ, मुझे बताओ u और v जो है वो कहाँ बैठे हैं? मिरर के लेफ्ट में। इसका मतलब दोनों के साइन क्या होंगे? नेगेटिव। इक्वेशन 1 डालो इसको, ठीक है। इसी तरीके से एक और ट्राइंगल ले रहा हूँ, इसी तरीके से क्या ले रहा हूँ? एक और ट्राइंगल। देखो कौन सा? ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ। ध्यान से देखना, ए डैश बी डैश एफ, छोटा सा जहाँ पे H2 लिखा हुआ है ना वो ट्राइंगल है, ए डैश बी डैश एफ, ठीक। इसी तरीके से दूसरा ट्राइंगल क्या ले रहा हूँ? एफ एम एन, एफ एम एन, दिख गया, ठीक है। ये दोनों भी क्या होंगे? सिमिलर। अच्छा कैसे होंगे? जरा एक बार डायग्राम में थोड़ा सा ध्यान से देखो, डायग्राम में देखो इस बार कैसे सिमिलर होंगे, ये कौन बताएगा? देखो सिमिलर कैसे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एक बार एफ को ध्यान से देखो, एफ को, एफ के ऊपर एंगल कौन कौन से देखो, क्रॉस एंगल बन रहे हैं क्या? ए डैश एफ बी डैश, कौन सा एंगल बोल रहा हूँ? ए डैश एफ बी डैश। और एक मैंने एंगल बोला एम एफ एन, कौन सा बोल रहा हूँ? एम एफ एन। क्या ये दोनों कौन से एंगल लग रहे हैं बताओ? वर्टिकली अपोजिट एंगल लग रहे हैं, और वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा आपस में क्या होते हैं? इक्वल। पहली चीज़ तो ये कॉमन आ गई। दूसरी चीज़ हमेशा ध्यान से देखो थोड़ा सा, ए डैश के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ए डैश के ऊपर 90 बन रहा है, और एन के ऊपर भी 90 बन रहा है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि एम एन क्या है? परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। इसका मतलब एन पे क्या बन रहा है? 90। दूसरा ये वाला एंगल भी कॉमन। और फिर मैंने एक चीज़ बताई थी कि जब भी दो एंगल कॉमन होते हैं तो वो आपस में क्या होते हैं? सिमिलर। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। इसका मतलब दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए? सिमिलर हो गए। तो ए डैश बी डैश एफ सिमिलर है एफ एम एन के, ठीक। अच्छा थोड़ा सा रेशो बनाते हैं। रेशो कैसे? रेशो में मैंने लिखा, देखो कैसे भी बना सकते हो रेशो, आप कैसे भी बना सकते हो। पहले वाले ट्राइंगल का दूसरे से रेशो ले लो, या दूसरे ट्राइंगल का फर्स्ट के साथ रेशो लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा देखो मैंने लिखा पहले तो एम एन, एम एन, देखो मैंने लास्ट की 2 डिजिट यूज करी है एम एन, तो इसका मतलब मैं फर्स्ट ट्राइंगल की भी लास्ट की 2 डिजिट यूज करूंगा। कौन सी बताओ? कौन सी यूज करेंगे?
एम एन, तो यहाँ पे नीचे क्या आना चाहिए, बी डैश एफ आना चाहिए। क्या आना चाहिए, बी डैश एफ। अब देखो यहाँ पे गड़बड़ी है, इसका मतलब हमने ट्राइंगल को चूज करने में क्या करी है, गड़बड़ी करी है। थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, ट्राइंगल कौन सा था, ए डैश बी डैश एफ। ए डैश यानी कि 90 डिग्री का, बिल्कुल यहाँ पे ट्राइंगल थोड़ा सा गड़बड़ी हुई है नाम लिखने में। नाम मैं आपको बता देता हूँ कि लिखना क्या है, नाम आपका आएगा एन एम एफ, ठीक है। यहाँ पे नाम को कैंसिल करके लिखना है, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ। ट्राइंगल कौन कौन से लेने हैं, ट्राइंगल लेना है ए डैश बी डैश एफ, ठीक है, ए डैश बी डैश एफ। और दूसरा ट्राइंगल है एन एम एफ, कौन सा है, एन एम एफ, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा नाम मैंने उल्टा सीधा लिख दिया, इसलिए आपको रेशो बनाने में यहाँ पे गड़बड़ी आ सकती है। लेकिन जैसे ही आप एन एम एफ ट्राइंगल लिखोगे, उसके बाद जो यहाँ पे रेशो लिखे हुए हैं वो आप एकदम एक्यूरेट आपके एंगल आ जाएंगे, आपके रेशो क्या हो जाएंगे, एक्यूरेट हो जाएंगे। फिर आपके रेशो बनेंगे एम एन अपॉन में ए डैश बी डैश इक्वल होगा ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश इक्वल होगा एफ एन अपॉन में ए डैश एफ, ठीक। अब थोड़ा सा एक बार और ध्यान से देखो, एक बार डायग्राम को और ध्यान से देखते हैं। मुझे एक चीज डायग्राम को देख के ये बताओ, क्या एम एन की जो हाइट है, एम एन की जो हाइट है, क्या वही हाइट ए बी की है, क्या वही हाइट ए बी की है। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ एम एन इक्वल क्या हो गया, ए बी, ठीक। नेक्स्ट स्टेप में देखो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश इक्वल होगा एफ एन अपॉन में ए डैश एफ, एफ एन अपॉन में ए डैश एफ, ठीक है। अच्छा देखो, जब भी आप इस डेरिवेशन को ध्यान से देख रहे हो, जैसे जैसे मैं स्टेप्स आगे लिखता जा रहा हूँ, आपको बार बार अपने डायग्राम जो आपने रेडी कर लिया नोटबुक के अंदर, उसे फोकस करना है। बार बार आपको देखना है कि जो मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ वो पॉइंट्स कहाँ कहाँ और कैसे कैसे मैच हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखो क्या लिया है, उसके बाद है ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश है, तो फिक्स हो गया। मैंने एफ एन को एफ ओ लिखा है, एक बार डायग्राम में देखो, एफ एन को एफ ओ लिखा है। क्या मुझे एक चीज बताओ, क्या एन ओ लगभग नेग्लेजिबल डिस्टेंस है, बिल्कुल माइनर सी डिस्टेंस है, तो क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि एफ एन लगभग इक्वल होगा एफ ओ के, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसमें, वेरी गुड। नीचे ध्यान से देखो ए डैश एफ, अब डायग्राम को देखो एक बार, ए डैश एफ, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, ए डैश एफ मुझे निकालना, मैंने बोला ए डैश ओ, अगर मैं उसमें से माइनस कर दूं एफ ओ को, ए डैश ओ में से अगर मैं एफ ओ को माइनस कर दूं तो क्या मेरे पास ए डैश एफ बचेगा। अपने डायग्राम में देखो ध्यान से, वही बचेगा ना। देखो मैंने वही चीज़ लिखी है यहाँ पर, ठीक है। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, ए डैश एन माइनस का एफ एन, देखो ध्यान से, ए डैश एन माइनस का एफ एन, ठीक है। मैंने डायरेक्टली आपको वो वाला स्टेप बताया है जिसके अंदर एन ओ को मैंने क्या मान लिया, नेग्लेजिबल मान लिया, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, नेक्स्ट जो मैं लाइन लिखने वाला हूँ वो भी यही होगी कुछ। देखो कैसे, देखो मैंने यहाँ पर वही लिख रखा है, ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश इक्वल है एफ ओ अपॉन में ए डैश ओ माइनस का एफ ओ, वही लिख रखी है चीज़ मैंने, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। अब बात आ गई एफ ओ क्या है, अपने अपने डायग्राम को ध्यान से देखो, सबका फोकस अपने डायग्राम में होना चाहिए। मुझे बताओ एफ ओ क्या है, एफ ओ क्या है, और कमेंट में बताओ जल्दी से बताओ एफ ओ क्या है। एफ ओ है मेरी फोकल लेंथ, क्या है, फोकल लेंथ। अच्छा पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे, बताओ जल्दी से कमेंट करके बताओ, क्या लेंगे, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि हम सारी की सारी डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं, पोल से, और वैसे भी मिरर के लेफ्ट वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है। इसलिए फोकल लेंथ क्या आएगी, नेगेटिव। अपॉन में आ जाओ, ए डैश ओ मेजर करो, जल्दी से बताओ ए डैश ओ क्या है, ए डैश ओ क्या है, जल्दी 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 बताओ। ए डैश ओ है मेरी इमेज की डिस्टेंस, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि वो भी मिरर के कहाँ है, लेफ्ट साइड है। माइनस एफ ओ में हमने अभी अभी पता लगाया क्या था, फोकल लेंथ थी, वो भी माइनस में थी, तो इसका मतलब मेरा ये स्टेप बन गया माइनस एफ अपॉन में एफ माइनस का वी, ठीक। अब इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, इक्वेशन 1 पे फोकस करो अपनी अपनी नोटबुक के अंदर, बताओ इक्वेशन 1 क्या थी। इक्वेशन 1 के अंदर भी क्या ए बी अपॉन ए डैश बी डैश लिखा हुआ है क्या, बिल्कुल लिखा हुआ है। इसका मतलब इक्वेशन 1 किसके इक्वल है, इक्वेशन 2 के। तो इन दोनों को जब हम इक्वल करेंगे तो क्या आएगा, यू वी इक्वल माइनस एफ अपॉन में एफ माइनस वी, ठीक। क्रॉस मल्टी करना आता है, क्रॉस मल्टी यानी कि यू को मल्टी करना है एफ माइनस वी से और वी को मल्टी करना है माइनस के एफ से, क्रॉस मल्टी कर दिया, ठीक है, क्रॉस मल्टी कर दिया। उसके बाद
वी यू को उठा के राइट साइड ले जाओ, माइनस के एफ वी को उठा के एल एच एस में ले जाओ, साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, क्या एल एच एस में से एफ कॉमन आ रहा है? क्या एल एच एस में से एफ कॉमन आ रहा है? या फिर अगर देखो कॉमन वाले पोर्शन से करना चाहते हो वैसे भी कर सकते हो, या फिर क्या करो दोनों साइड में यू वी और एफ का डिवाइड कर दो। किसका डिवाइड कर दो? यू का, वी का और एफ का, तीनों का एक साथ डिवाइड करोगे तो पहले स्टेप में आपका यू और एफ कैंसिल हो जाएगा, नीचे कौन बचेगा? वी, प्लस ऊपर है एफ वी, नीचे है यू वी एफ, तो एफ वी कैंसिल, नीचे कौन बच गया? यू, इक्वल आर एच एस में क्या है मेरे पास? वी यू, ठीक है, और अपोन में क्या है? यू वी एफ, यू वी कैंसिल, कौन बच गया? एफ। क्या यही मेरा मिरर फॉर्मूला था? क्या यही मेरा मिरर फॉर्मूला था? और यही क्या करना था हमें? जनरेट करना था। बिल्कुल इजी था। डेरिवेशन को एक बार वापस से देखोगे, ठीक है, कि कहाँ कहाँ हमने कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो किया है, कौन कौन से ट्राइंगल्स हमने चूज किए हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम अगर है तो अभी कमेंट में टाइप करो, कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके बताओ मुझे, मैं लाइव बैठा हूँ, आपका सारे डाउट्स जो हैं वो यहीं पे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ठीक, अच्छा, अब इक्वेशन नंबर एक क्या बोलती है भैया? ए डैश बी डैश अपोन में ए बी इक्वल था वी अपॉन यू, ये इक्वेशन नंबर 1 थी। और मुझे पता है ए डैश बी डैश क्या है मेरा? H2, भाई इमेज की हाइट थी ना। अब मुझे एक चीज़ बताओ, इमेज की हाइट तो थी, लेकिन क्या इमेज उल्टी बनी थी, यानी कि इरेक्ट कह रहा हूँ, इन्वर्टेड बनी थी? और इन्वर्टेड यानी कि हाइट क्या हो जाएगी? नेगेटिव। हमेशा ध्यान रखना, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वाला जो पोर्शन होगा वो नेगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाला जो पोर्शन होगा वो पॉजिटिव। ठीक, अच्छा, तो इसका मतलब ए डैश बी डैश कितना हो गया? माइनस का H2, और नीचे क्या है? ए बी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? यू यानी कि H1। तो क्या मैं इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? माइनस H2 अपोन में H1 इक्वल है V अपोन में U, या फिर अगर मैं माइनस साइन को शिफ्ट करूंगा तो इसे रिप्रेजेंट किया जाता है F से, इसे बोलते हैं मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन, यानी कि स्मॉल m इक्वल है H2 अपॉन H1 इक्वल है माइनस का V अपॉन U। ठीक है, ये हमने क्या निकाल ली? मैग्निफिकेशन। इस मैग्निफिकेशन को इतना मतलब इसका यूज है कि हम सिर्फ m के बेसिस पे, m को देखकर ही हम जज कर सकते हैं कि इमेज रियल बनने वाली है, इरेक्ट बनने वाली है, इन्वर्टेड बनेगी या वर्चुअल बनेगी। सिर्फ m को देखकर हम बता सकते हैं। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बताऊंगा कि हम m को ही देख के कैसे हम जज करें कि कौन सी इमेज मतलब इरेक्ट है, कौन सी वर्चुअल है, कौन सी इन्वर्टेड है, कौन सी रियल है। सिर्फ m को देख के ही हम सब कुछ बता सकते हैं। तो पहला आपका जो डेरिवेशन था वो क्या था? मिरर फॉर्मूले को जनरेट करना, जो सीबीएसई की बुक में नहीं है लेकिन आरबीएसई की बुक में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हम दूसरा डेरिवेशन भी स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी आपके लोगों की बुक में नहीं है, वो है F इक्वल R/2 की फोकल लेंथ जो है वो मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होता है? हाफ होता है। देखो इसके अंदर भी मैंने क्या यूज़ किया? मैंने कॉनकेव मिरर यूज़ किया है। ठीक है, ध्यान से देखो क्या क्या यूज़ कर ली मैंने इसके अंदर लाइनें, ध्यान से देखना भाई। एक लाइन इन्फिनिटी, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट मेरा इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, वहाँ से एकदम पैरेलल लाइन आ रही है, रिफ्लेक्ट करने के बाद कहाँ से जाती है? फोकस से। मैंने एक ही लाइन यहाँ पे यूज़ करी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे इमेज वगैरह से लेना देना है नहीं, मैं यहाँ पे सिर्फ F और R में रिलेशन बना रहा हूँ। क्योंकि अगर मुझे U और F का यूज़ चाहिए होता, वो कब आएगा मेरा यूज़? जब मुझे क्या हो? इमेज बनानी हो, इमेज की नीड हो। क्योंकि मुझे पता है इमेज रेडी करने के लिए 2 रेस तो कम से कम चाहिए ही चाहिए, वो कंपलसरी है। ठीक है, चलो देखते हैं, ध्यान से देखते हैं। अब एक रे आ रही है MN, कौन सी है? MN। रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ चली गई? NQ। मैं आपको बताता, पॉइंट्स में आपको बताता जा रहा हूँ, आपको फोकस करना है किसके अंदर? अपनी इमेज के अंदर फोकस करना है। ठीक है, MN इन्फिनिटी से आ रही है, पैरेलल आ रही है, रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से जाएगी? फोकस से, तो चली गई NQ से। मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि यहाँ पर जब इस टाइप का इमेज रेडी होता है, इस टाइप का जब भी हम कोई पिक्चर या डायग्राम रेडी करते हैं, तो बिल्कुल बीचों बीच से जो लाइन निकलती है ना, वो नॉर्मल की तरह बिहेव करती है, और वो हमेशा ही सी से जाएगी। किसकी तरह बिहेव करती है? नॉर्मल की तरह बिहेव करती है, और हमेशा कहाँ से जाती है? सी से। अच्छा, अब मुझे एक चीज़ बताओ, जब नॉर्मल की तरह बिहेव करेगी तो आई और आर बनेंगे, इसका मतलब एंगल आई इक्वल हो गया किसके? एंगल आर के। ठीक, एंगल आई किसके इक्वल हो गया? एंगल आर के। ठीक है, अच्छा, आई और आर बन गए, और मैंने सी पर क्या मान लिया? एक एंगल थीटा मान लिया। सी पर क्या मान लिया? थीटा।
ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा यहाँ पे यूज आएगा, बहुत अच्छा है, ध्यान से देखना। बुक में आपको ट्रिग्नोमेट्री बेसिस से आपको नहीं समझाएगा कोई भी, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री लगाना बहुत इजी होता है। आरबीएससी वालों ने 9th क्लास में थोड़ी बहुत पढ़ रखी है ट्रिग्नोमेट्री, सीबीएसई वालों के लिए ये थोड़ा सा नया टॉपिक है, ठीक है। काफ़ी अच्छे से मैथमेटिक्स के अंदर इसको भी डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री को, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी सिर्फ हल्का सा समझना है, थीटा जो होता है वो हमेशा एंगल को रिप्रेजेंट करता है, इतना सा ध्यान रखो। थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है? हमेशा एंगल को। तो मैंने मान लिया सी के ऊपर एक एंगल बन रहा है थीटा, मैंने माना है। अब तुम सोच रहे हो कि ये डायग्राम में 2 थीटा कहाँ से आ गया? एफ के ऊपर आपको एक डायग्राम में दिख रहा होगा 2 थीटा, दिख रहा है ना, ये 2 थीटा कहाँ से आया? अब देखो कहाँ से आया ये मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अल्टरनेट एंगल वगैरह के बारे में पढ़ रखा है? अल्टरनेट एंगल पढ़ रखा है। अच्छा, जब 2 पैरेलल लाइन्स को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करके जाती है तो जेड शेप बनती है ना, जेड शेप, तो अपोजिट वाले एंगल्स क्या होते हैं? अल्टरनेट होते हैं। ध्यान से देखना, मैं कुछ बता रहा हूँ। अब मुझे एक चीज़ बताओ, एम एन सी एफ, मैंने लाइन क्या बोली? जैसे जैसे जेड, मैं आपको जेड बनाना सिखा रहा हूँ, देखो जेड बन रहा है, एम से एन पे आओ, एन से सी पे जाओ, सी से एफ पे जाओ, जेड बन गया। इसका मतलब आई और थीटा अपोजिट है, आई और थीटा अपोजिट है, ठीक है। तो इसका मतलब अल्टरनेट एंगल हमेशा क्या होते हैं? इक्वल्स होते हैं, ये भी ध्यान रखना। जब 2 पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल, यहाँ पे ट्रांसवर्सल जो लाइन है वो है सी एन, कौन सी है? सी एन, कट करके जाती है, तो हमेशा अपोजिट बनने वाले जो एंगल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं, जिन्हें अपन अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। इसका मतलब आई किसके इक्वल? थीटा के इक्वल। और मुझे एक चीज़ और पता है कि आई और आर इक्वल है। जब आई और आर इक्वल है तो इसका मतलब मैं ये भी बोल सकता हूँ कि आर और थीटा भी इक्वल होगा। भाई रूल पढ़ा है ना कि ए इक्वल बी इक्वल सी, इसका मतलब ए और सी आपस में बराबर। भाई राम शाम के बराबर, शाम कालू के बराबर, इसका मतलब राम कालू के बराबर, ठीक है। ये चीज़ें पढ़ रखी है ना, ये बिल्कुल बेसिक वाली चीज़ें हैं। अब एक जेड और बन रहा है, कौन सा? ध्यान दो, एम से एन पे आओ, एम से एन पे, एन से जाओ एफ के ऊपर, ठीक है। एन से कहाँ जाना है? एफ के ऊपर। एफ से जाओ पी पे, एफ से कहाँ जाओ? पी पे। तो एक बड़ा वाला एंगल बन रहा है। देखो बड़ा एंगल कौन सा बन रहा है? आई प्लस आर वाला। कैसे बना? एम से एन पे गए, एम से एफ पे गए, एम से एन, एन फॉर नालू, नालू से चले गए हम एफ पे, फोकस पे चले गए, ठीक। तो एक एंगल कौन सा बन गया? आई प्लस आर वाला बन गया, ठीक है। चलो, और एक पहुंच गए हम एफ से पी के ऊपर, ये दोनों अल्टरनेट है। आई प्लस आर और एफ पे जो एंगल बन रहा है ये दोनों क्या है? अल्टरनेट है। मुझे एक चीज़ बताओ, आई की वैल्यू भी थीटा, क्योंकि आई थीटा के इक्वल है, आर भी थीटा के इक्वल है, इसका मतलब थीटा प्लस थीटा क्या हो गया? 2 थीटा। आप समझ में आ गया एफ के ऊपर 2 थीटा कहाँ से आया? नहीं समझ में आ रहा है? वीडियो को पॉज करना है, ठीक है। डायग्राम को ध्यान से देखना है, ट्राई करना है, खुद से जेड बनाने हैं, ठीक। उसके बाद भी अगर नहीं आ रहा, 1-2 बार वीडियो को आप अच्छे से देखो, ठीक है। नहीं आता है फिर भी कमेंट बॉक्स का यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, वापस से इसको समझा देंगे, ठीक। अब थ्योरी देखो क्या है, एम एन इज अ इंसिडेंट रे, ये तो इंसिडेंट रे है। दिस इज पैरेलल टू मेन एक्सिस, हमारी जो प्रिंसिपल एक्सिस है कौन सी? पी आर, इसके क्या है? पैरेलल है। आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉनकेव मिरर, रिफ्लेक्शन हुआ कहाँ से? कॉनकेव मिरर से। इट मूव्स एन क्यू डायरेक्शन में क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। एंड इंटरसेक्ट एट एफ, और कहाँ पे? इंटरसेक्ट करती है एफ पॉइंट के ऊपर। सी एन, मैंने अभी अभी बताया था, सी एन किसकी तरह बिहेव करता है? नॉर्मल की तरह बिहेव करता है। और सी एस जो है वो मेरी क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर है, या जिसे मैं बोल सकता हूँ सी पी, जिसे मैं क्या बोल सकता हूँ? सी पी। यहाँ पर भी एक चीज़ ध्यान रखनी है कि मैंने एन से एक और परपेंडिकुलर डाला है एस के ऊपर, एन एस मेरा परपेंडिकुलर है, यानी कि एस पे 90 बन रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। तो सी एस मेरा क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब एस और पी माइनर डिस्टेंस है, तो इसका मतलब सी पी मैं बोल सकता हूँ, सी पी मेरा क्या हो गया? रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है। वो तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलो अब इसको देखते हैं। देखो भाई, अब आते हैं रूल ऑफ रिफ्लेक्शन। डायग्राम को आपको ध्यान से देखना है, मैं यहाँ पर आपको जो समझा रहा हूँ आपको ध्यान से डायग्राम में देखते हुए चलना है। रूल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या एंगल आई और आर आपको डायग्राम में दिख रहा है? और वो तो बराबर होता ही है, ठीक है। कौन सा बोला मैंने? रिफ्लेक्शन का रूल क्या है? आई और आर आपस में इक्वल है। अच्छा, आई और थीटा आपस में इक्वल है, अभी अभी बताया था क्या बन रहे थे? अल्टरनेट एंगल। ध्यान से देखो, आई और थीटा क्या है? आपस में इक्वल है, ठीक। अब एक ट्राइंगल लिया मैंने सी एन एस, डायग्राम में ध्यान से देखो, सी एन एस। जिस टाइम आप ये डेरिवेशन यहाँ पर देख रहे हो वीडियो के अंदर, आपको सबसे पहले अपने रफ नोटबुक के अंदर डायग्राम रेडी करना है, क्योंकि आपको बार बार डायग्राम की नीड पड़ेगी। अब यहाँ पर तो हम पेज को आगे पीछे कर नहीं सकते, तो इसीलिए आपको नोटबुक के अंदर डायग्राम को मेंशन करना है, बार बार उसके ऊपर फोकस करना है, ठीक है। तो ट्राइंगल कौन सा ले रहा हूँ मैं? सी एन एस, दिख गया? टेन थीटा,
टेन थीटा ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कर रहा हूँ, टेन थीटा होता है L अपॉन में बेस यानी कि परपेंडिकुलर, वैसे अपन बोलते हैं P अपॉन बी, ठीक है। टेन थीटा जो होता है, मैथमेटिक्स थोड़ी सी यहाँ पे यूज़ हो रही है, वो होता है P अपॉन बी यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। और इतना तो मैं मानता हूँ कि आपको ये पता होगा ट्राइंगल में कौन परपेंडिकुलर होता है और कौन बेस होता है, ठीक है। एंगल लिया है मैंने थीटा, तो इसका मतलब थीटा के सामने जो आदमी बैठा है वो तो है परपेंडिकुलर, और जो थीटा से अटैच हुआ पड़ा है, जहाँ पे थीटा बना हुआ है, वो है हमारा बेस। इसका मतलब बन गया एस एन अपॉन में सी एस। एस एन क्या है? परपेंडिकुलर, और सी एस क्या है? मेरा बेस, ठीक। एस एन तो ऊपर फिक्स है, सी एस को मैंने क्या लिख दिया? सी पी, क्योंकि मुझे पता है एस पी जो डिस्टेंस है वो क्या है? बिल्कुल माइनर है, बिल्कुल नेग्लेजिबल है। देखो ब्रैकेट में मैंने लिख रखा है एम पी इज नेग्लेजिबल, ये एम नहीं है, ये एस है। एस पी इज नेग्लेजिबल, ये ध्यान रखना है। एस पी बिल्कुल माइनर सा था, ठीक। तो ये बन गया एस एन अपॉन में सी पी। थोड़ा सा डायग्राम को ध्यान से देख के बताओ सी पी क्या है? सी पी क्या है? क्या सी पी रेडियस ऑफ कर्वेचर है मिरर के लेफ्ट साइड में, इसलिए कौन सा साइन? माइनस साइन, ठीक है। एक और ट्राइंगल लेना है एफ एन एस। कौन सा? एफ एन एस, दिख गया? एंगल है 2 थीटा, तो tan 2 थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। बेस कितना है? एफ एस, ठीक है। एफ एस को एफ पी लिख दिया क्योंकि मुझे पता है एस पी नेग्लेजिबल है वापस से। तो एफ पी ध्यान से देख के बताओ एफ पी क्या है? कमेंट में करो, कमेंट का यूज करो, बताओ एफ पी क्या है? एफ पी है फोकल लेंथ। क्या है? फोकल लेंथ। साइन कौन सा यूज होगा? माइनस का। क्यों? क्योंकि कॉनकेव मिरर के लेफ्ट साइड में, इसलिए माइनस, ठीक। अब मैंने एक चीज मानी, थीटा मैंने मान लिया नेग्लेजिबल, यानी कि थीटा लगभग ना के बराबर है। वैसे रियलिटी में अगर मैं tan थीटा, थीटा की जगह अगर मैं 30 डिग्री यूज़ करता हूँ ना, तो tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में √3, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एंगल तो हमें फिक्स पता ही नहीं है। मैंने मान लिया थीटा नेग्लेजिबल है। जब भी थीटा माइनर सा होता है, बहुत छोटा होता है ना, तो आगे जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं ना, tan साइन कोस, ये हट जाते हैं, ये हट जाते हैं। ये हालांकि 11th 12th की चीज़ है, ये अभी आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। थीटा जब भी माइनर होगा, लगभग ना के बराबर उसकी वैल्यू होगी, यानी कि लमसम 0 होगा, तो जो उसके आगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उन्हें अपन हटा देते हैं, उन्हें हटा ही दिया जाता है बस। तो tan 2 थीटा तो बन गया 2 थीटा, और tan थीटा क्या बन गया? लगभग थीटा बन गया, ठीक। इक्वेशन 4 को ध्यान से देखो क्या है? tan 2 थीटा इक्वल हो गया एस एन अपॉन माइनस का एफ, और नेग्लेजिबल होने की वजह से tan 2 थीटा किसके लमसम है? 2 थीटा के। तो एक चीज़ बताओ, क्या मुझे थीटा की इक्वेशन पता है? क्या मुझे थीटा की वैल्यू पता है? बिल्कुल पता है। इक्वेशन नंबर 3 को ध्यान से देखो। इक्वेशन 3, थीटा की वैल्यू कितनी है? एस एन अपॉन में माइनस का आर, बस वैल्यू रखी, एस एन से एस एन कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टी करके क्या बन गया? एफ इक्वल आर बाय 2। एफ की वैल्यू कितनी आ गई? आर बाय 2, यानी कि फोकल लेंथ रेडियस की क्या होती है? हाफ होती है। बस इतना सा प्रोसेस था। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जैसे ये डेरिवेशन खत्म हो, जैसे ये वीडियो आपकी खत्म हो, वापस से एक बार रिपीट करना है अपने माइंड के अंदर, डायग्राम खुद बनाना है, खुद डेरिवेशन को ट्राई करना है। कोई भी प्रॉब्लम आए वापस से वीडियो को देखो, ठीक है, और इस डेरिवेशन को अपनी अपनी नोटबुक्स में नोट कर लेना, ठीक। क्लासरूम बहुत जल्दी कंटिन्यू हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। 2 डेरिवेशन आपको मैंने इस वीडियो में सिखाया। पहला जिसमें हमने सीखा है कि मिरर फॉर्मूला कैसे जनरेट होगा। दूसरा हमने सीखा F इक्वल आर बाय 2, यानी कि F और R में एक रिलेशन हमने जनरेट किया। ये 2 छोटे छोटे से फॉर्मूले थे, इनको आपको अच्छे से वापस से रिवाइज करना है। कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स का यूज़ करना है, या फिर मुझे व्हाट्सअप वगैरह कर देना।